तो मान लीजिए कि गए हम थोड़ा सा पुचकार लिए, थोड़ा सा आई लव यू 5 बार बोल दिए, बस हो गया कि अब कैसे मुकर जाएगा। अब थप्पड़ फिल्म तो है नहीं कि आप डाइवोर्स लइए के छोड़ेगी। 70% ऐसा केस है जिसमें लास्ट में डोमेस्टिक वायलेंस के बाद मर्डर होता है। कि अगर आप अपनी वाइफ को नहीं मार रहे हैं या बहुत आराम से उससे बात कर रहे हैं तो आपको 4 लोग ऐसे बोलने वाले मिलेंगे कि तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, तुम नपुंसक हो, तुम्हारे अंदर मर्दानगी नहीं है। बिहार इज द सेकंड हाईएस्ट इन नंबर ऑफ डाउरी डेथ्स एंड मर्डर्स। ये चीज ना तब बदली थी, ये चीज ना तब बदली थी ना अब बदली है। बोर्डिंग स्कूल ये सब जगह बहुत रेप होता है, लड़कों का भी रेप होता है। और इतना चीज बता दे कि लड़कों का ज्यादा रेप होता है, लड़कियों से ज्यादा लड़कों का रेप होता है। कि मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के साथ इट इज प्री अज्यूम्ड दैट अ लेडी इज रेडी टू हैव सेक्स विद हर हस्बैंड एवरी नाइट। तो घरेलू हिंसा घरेलू बात नहीं है सर, मानवाधिकार का उल्लंघन है। अगर आप जेल जाइएगा फिर जमानत लेने के लिए सोचना पड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोलना मना है के चौथे एपिसोड में। आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस। आज मैं आपको नहीं बताऊंगी कि हम इस टॉपिक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये टॉपिक अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस कर देगा। मोहित, आप डोमेस्टिक वायलेंस से क्या समझते हैं? हाँ, हमें जहाँ तक लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है कि कोई पुरुष महिला पे मारे पीटे, शारीरिक रूप से उसे हानि पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। मुझे तो यही लगता है। हाँ जी। तुम्हारे इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा रिफॉर्म करना चाहूंगी कि पहली बात तो ये कि डोमेस्टिक वायलेंस जो एक टॉपिक है वो जेंडर सेंट्रलाइज्ड कहीं भी नहीं है। तुम ये कहीं भी मेंशन नहीं कर सकते हो कि ये सिर्फ विमेन के ऊपर किया जाता है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो 2 तरीके का बेसिकली होता है, जो कि फिजिकली और इमोशनली होता है। तो हाँ, फिजिकली तुम काफी हद तक कह सकते हो कि वो फीमेल के ऊपर किया जाता है, लेकिन जो इमोशनल डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं वो मेन के ऊपर भी होते हैं, जिसमें फाइनेंशियल आता है, फिर इस तरह फाइनेंशियल और इमोशनल टाइप के आते हैं कि आप मेरे को इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, मतलब मेंटली टॉर्चर मेन को भी किया जाता है। तो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो 5 तरीके के हैं, जो है फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल। शैली, आप इतने अच्छे से डोमेस्टिक वायलेंस समझा रही हैं, तो पहला सवाल तो मेरा ये, स्पिरिचुअल वायलेंस क्या होती है? स्पिरिचुअल वायलेंस जो है वो बेसिकली ये है कि काफी जगह आप देखते हैं कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस होते हैं या इंटर कास्ट मैरिजेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जो ओपोनेंट पार्टनर्स हैं वो अपने पार्टनर को उनके स्पिरिचुअल यानी उनके रिलीजन को फॉलो करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं अब आप हमारे घर आ गई हैं तो आपको हमारे रिलीजन को फॉलो करना होगा, हमारे तौर तरीकों को फॉलो करना होगा। तो स्पिरिचुअल बेसिकली यही है। प्रशांत, अब मुझे ये बता सकते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसके रूट कॉजेस क्या होते हैं? मतलब इसका क्राइटेरिया है मेरे हिसाब से, मतलब मेरा जो छोटा दिमाग कहता है वो ये है कि अगर हम इसको बांट देते हैं रूरल एरिया और अर्बन एरिया में, तो अलग अलग कॉज हो सकता है। पहला कॉज इसका ये है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि सबसे पहला बात है कि लड़की जब पिटती है, अगर हम फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें या फिर सेक्सुअल या फिर कोई और भी, तो लड़की को उसका घर वाला, मतलब मायके वाला, जब वो लड़की कहती है कि हमको मेरा पति मार दिया, तो उसका घर वाला बोलता है कि फिर आगे क्या, तुम कमाती नहीं हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम यहाँ पर रूरल की बात कर रहे हैं, गांव वालों की, जहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी महिलाओं के नाम पर शून्य है, मतलब लड़की सब कमाती नहीं है वहां पे गांव में, और ये अधिकतर गांव में होता है। अर्बन में भी यही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदल जाता है। अब एक इसमें नया परिप्रेक्ष्य जोड़ दीजिए, बच्चा हो जाता है तो आप उसमें इमोशनल कनेक्ट आता है कि उस पति से हमको बच्चा हुआ है, उसको छोड़ के कैसे रहेंगे। दूसरा बात, एक प्रशांति कुमारी है, मेरे नाम से उनका ती है इसलिए मुझे याद है, वो पटना की एक सिंगल वुमेन है, उनको बहुत उनके साथ वायलेंस हुआ है। मैं उनके पास एक परिप्रेक्ष्य आपको बताता हूं। तो वो बोली कि उन्होंने डाइवोर्स ले लिया अपने पति से, ठीक है, डाइवोर्स ले लिया, तो वह जहां काम करने गई ना, वहां उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। एंड शी हैव कोटेड, वो बोली है कि एक डाइवोर्स्ड औरत जो यंग है, माने कि 25-26 साल में आजकल की लड़कियां मां बन जाती हैं, 23 में जो शादी होगा 3-4 साल में मां बन जाएगी, और जब वो नौकरी करने जाएगी तो जो वहां मर्द हैं, दे विल थिंक दैट शी इज गिविंग हर हिंट
क्योंकि उनके लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए एक सिंगल वुमेन है। तो अर्बन एरिया में क्या होता है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस से कोई पढ़ी लिखी लड़की हट अलग भी हो जाती है, मतलब पति को छोड़ दी, तो उसको फिर भी वायलेंस का शिकार हो जाती है। और रूरल में क्या होता है कि उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ही नहीं, माने कहाँ जाओगी। और एक और सबसे बड़ा रीजन ये है कि बचपन से लड़की सब यही देखती है कि पति ही परमेश्वर है, चाहे कुछ हो जाए। मतलब लड़का सब यही, हम मतलब देखिए हमारे घर में भी बहुत बात है कि पापा का जब मूड खराब होता है तो आते हैं, मम्मी को कुछ बोल चल जाते हैं, और हम ये कैमरे पर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे पापा आते हैं और अभद्र भाषा बोल देते हैं। मेरी माँ उसको नियति मानती है, हम तनी पढ़ लिख लिए हैं, बहरी चले गए हैं तो लगता है कि नहीं गलत है, हो सकता है हम अपनी पत्नी के साथ ऐसा ना करें, लेकिन हम देखें तो यही है ना। तो हमको लगता है रूट कॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। एक लड़का जो बचपन से यही देख रहा है कि मार पिटौनी हो रहा है, और उसके बाद ये समाज का दृष्टिकोण। अच्छा, मैं टेबल पे बैठे सब लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि घरेलू हिंसा हो रही है, औरतें आजकल सेल्फ डिपेंडेंट भी हो रही हैं बहुत ज्यादा, कहीं कहीं नहीं है, कहीं कहीं है। तो जब हमको ये ऑप्शन मिलता है, ये बहुत सारे सर्वेज में ऐसा है कि औरतों से जब डोमेस्टिक वायलेंस ना रिपोर्ट करने के रीजंस पूछे जाते हैं तो वो ये कह देती है कि हम घर की बात है, घर में निपटा लेंगे। तो वो अलग होने का डिसीजन लेना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? अमन सर, कुछ आप बता सकते हैं इस पे? देखिए मेरे हिसाब से इसका 5-6 रीजन है, हम प्रॉपर लिख के आए हैं ताकि कुछ छूट ना जाए। पहला रीजन ये है कि महिलाएं डरती हैं, सबसे पहला जो रीजन है, इसलिए क्योंकि इतना बड़ा पुरुष प्रधान समाज है, उसको लगता है कि अगर हम इतना समाज के बीच में अगर हम निकल के बोले कि मेरा पति हमको पीटता है तो सोसाइटी का लोग उसको टांग देगा चौराहा पे। टांग देगा इन द सेंस कि मतलब अगर मान लीजिए घर से बाहर निकली, बाजार गई, तो लोग उसको तारना शुरू कर देगा, देखना शुरू कर देगा, ये वही है, इसका पति इसको मारता है। पहला ये हुआ। दूसरा, बाहर बेइज्जती हो सकता है, ठीक है, जैसे आप बोले ना घर का बात है, मैंने घर में पीट लिए, चिल्ला लिए, रो लिए, लेकिन अगर बाहर थोड़ा सा आवाज चला जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगा कि इसका पति इसको मारता है। अब सबका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। मान लीजिए हम अपना अगर बाजार जा रहे हैं तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है कि हमको आकर पीट ना दे, ठीक है। तो ऐसे ही महिलाओं को भी लगता है कि अगर हम बाहर बोलेंगे कि हमको पीटा जाता है तो उससे थोड़ा अपना बेइज्जती हो जाएगा। तीसरा इसका रीजन ये है कि उन पर घर तोड़ने का आरोप लग सकता है। अगर मान लीजिए कि महिला कहेगी कि हम आपको डाइवोर्स देना चाहते हैं या फिर हम आपके पति के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उसकी जो सास होगी या फिर उसकी जेठानी जो होगी, उसकी देवरानी जो होगी, वो बोले कि घर तोड़ रही है, घर तोड़ के जा रही है। पांचवा बात, जैसे कि प्रशांत बताया कि जैसे बच्चा हो जाता है तो इसका थोड़ा सा इमोशनल टच हो जाता है। उसके बाद एक और बात ये है कि केस करने के बाद भी मुकर जाती है। ये सबसे गंभीर समस्या है, केस करने के बाद मुकर जाती है। पहले दहेज उत्पीड़न का केस कर देती है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब पुलिस उस पर एक्शन लेना शुरू किया और मान लीजिए मारपीट करके अपना चली गई मायके, उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि अब केस हो गया, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, बीच में थोड़ा इमोशनल टच आ गया, या फिर मर्द को लगा कि अरे हम तो गलती कर दिया, अब केस हो गया, अब तो जेल चले जाएंगे। तो मान लीजिए कि गए हम थोड़ा सा पुचकार लिए, थोड़ा सा आई लव यू 5 बार बोल दिए, बस हो गया कि अब कैसे मुकर जाएगा। अब थप्पड़ फिल्म तो है नहीं कि आप डाइवोर्स लिए के छोड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा बात है कि इसलिए ये भी होता है। उसके बाद एक चीज और है कि हमको सबसे बुरा इस चीज का लगता है कि लोग कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता, लेकिन आपको पता है कि पश्चिमी सभ्यता के आ जाने की वजह से लोग कहते हैं कि इतना पाश्चात्य सभ्यता आ गया है, लेकिन ये इस केस में अच्छा है, लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है इस केस में, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से घरेलू वायलेंस बहुत कम होता है, जो घरेलू हिंसा होता है, जो पाश्चात्य में जो होते हैं बहुत कम होता है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि भारत में पश्चिमी सभ्यता आ रहा है, फिर घरेलू हिंसा का नहीं खत्म हो रहा है। हाँ, अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं उस चीज को। उसके बाद आप जैसे कि बोल रहे थे घरेलू हिंसा घरेलू बात है, ठीक है, तो घरेलू हिंसा घरेलू बात नहीं है सर, मानवाधिकार का उल्लंघन है। अगर आप जेल जाइएगा फिर जमानत लेने के लिए सोचना पड़ जाएगा। जैसे कि तुम अभी पूछी कि डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब सवाल रहता है लोगों का कि वो चली क्यों नहीं जाती। जनरल क्वेश्चन है, मेरा ओपिनियन नहीं है। हाँ, मतलब जनरल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो जो विक्टिम है उसके लिए आसान नहीं होता अपने अब्यूजर को छोड़ के जाना, बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 70% ऐसा केस है जिसमें लास्ट में डोमेस्टिक वायलेंस के बाद मर्डर होता है, और क्योंकि उसके अब्यूजर के पास कुछ बचता नहीं है करने के लिए, तो वो लास्ट चीज उसका मर्डर ही होता है। और अगर वो उससे छोड़ के चली जाती है, कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर दे, और अगर बच्चा है, वो डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला अगर आपका पति है और अगर आपका बच्चा है, तो फिर वो बच्चे के लिए वो कर सकता है। और डिवोर्स इतना आसानी से मिलता नहीं है, आप जैसे तो पता है 6 महीने तक 6 महीने तक अपने पति के साथ रहना पड़ता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस मार खाने के बाद भी कोर्ट तो इतने आसानी से दे नहीं देगा आपको डिवोर्स, तो फिर भी ना चाहते हुए भी उस औरत को जो जिसको मारा है उसके साथ रहना पड़ता है। इसमें एक और बात याद आया हमको, ये कैमरा की तरफ देख के बोल रहे हैं, 1997 में, रिपीट कर रहे हैं, 1997 में
6,991 लड़की सबको डॉरी के लिए मार दिया गया, मतलब उनको उनका ससुराल वाला मार दिया, ठीक है, हाँ रिकॉर्ड में है। और सुनो 2010 में 8,391 लोग को मारा गया, माने 1997 से 2000 बढ़ गया। हाँ एक डेटा मेरे पास भी है, जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, ताकि अब ज़्यादा लोग, अब तो न्यूज लॉन्ड्री पर भी हम आ गए हैं तो थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ गया है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा अच्छा से फैक्ट्स भी चेक करना पड़ता है। तो इस दौरान में पढ़ रहे थे तो पढ़े तो हमको बड़ा अजीब आंकड़ा मिला। आंकड़ा ये था कि भारत में करीब 37% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, जबकि मतलब अगर आप इसको देखिएगा एक वाइड प्रोस्पेक्टिव में तो ये सर्वव्यापी जो मुद्दा है, सर्वव्यापी मुद्दा है। हाँ एक सवाल शैली प्लीज, हम एक शुरू करते हैं आपसे ही। हम एक यहीं पे रियलिटी टेस्ट कर लेना चाहते हैं सबका, और ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसा कोई बात हम लोग के बीच पहले नहीं हुई थी। शैली से ही शुरू करते हैं। माँ हुई है हैरेस कभी? हैरेस मतलब मारपीट नहीं होता है, क्या पुरुष प्रधानता दिखता है? और सच बोलिएगा एकदम। हाँ दिखता है सृष्टि, नहीं सर, मेरे घर में महिला का ही ज्यादा दिखता है, मम्मी ही डोमिनेटिंग सौम्या, है सर। मोहित, नहीं सर, बिल्कुल दिखता है एकदम। अमन, हम तो बोल रहे हैं कि सर्वव्यापी है। ये रियलिटी टेस्ट था। हो सकता है सृष्टि अलग हो, लेकिन टेबल पर 5 लोग बैठे हुए हैं, कितना गिनती कम है, 1 2 3 4 6 लोग हैं, और एक्सेप्शंस आर नॉट द एग्जांपल्स, ये हम लोग पढ़े हैं बहुत बचपन से। 5 लोग कह रहे हैं कि दिखता है। चलिए अब सौम्या आप शैली। हाँ मुझे एक पॉइंट रखना था। सबसे पहले तो सृष्टि ने जो बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स होते हैं, पहली बार डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में जो भी आते हैं उनको हम विक्टिम्स नहीं सर्वाइवर्स बोलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और अमन सर, आपके जितने पॉइंट्स हैं वो सब मुझे बहुत अच्छे लगे। एक पॉइंट उसमें मैं और ऐड करना चाहूँगी जो मैंने सुना है कि यहाँ पे जो लोग नहीं मारते हैं अपनी विमेन को, अपने सबसे पहले तो जब शादी करके औरत आ जाती है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता है कि हमारी प्रॉपर्टी, अब इस पर पूरा अधिकार है हमारा। और दूसरी चीज ये कि अगर आप अपनी वाइफ को नहीं मार रहे हैं या बहुत आराम से उससे बात कर रहे हैं तो आपको 4 लोग ऐसे बोलने वाले मिलेंगे कि तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, तुम नपुंसक हो, तुम्हारे अंदर मर्दानगी नहीं है, जोरू के गुलाम हो। दोस्तों में। और ये टॉर्चर इतना ज्यादा मेंटली लोगों को पॉइंट करता है, इतना ज्यादा पोक करता है कि मेरे को लगता है कि एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है डोमेस्टिक वायलेंस का। एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसमें बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो उस चीज को इग्नोर करती जाती है। इट्स नॉट जस्ट कि महिला को पता नहीं चलता है डोमेस्टिक वायलेंस सर, नहीं सर, एक मिनट। डोमेस्टिक वायलेंस सर एक्चुअली शैली जैसे बता रही थी, इमोशनल वायलेंस भी होता है उसमें बहुत एक दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये सब चीजें होती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो वायलेंस कर रहा है उसको खुद में भी एहसास नहीं होता है कि वो कर रहा है, और जिसके साथ हो रहा है वो एग्जैक्टली जैसा आपने कहा, वो उसको प्यार समझते हैं कि अच्छा ये तो मेरे लिए कंसर्न है। एक लड़का बचपन से ही देखता है, मतलब बचपन से वो यही देख रहा है ना, वो कि पापा आए, उनका मूड खराब है तो आज जो बोलेंगे वही मम्मी करेगी, और वो जब बड़ा होंगे तो अपनी बीवी के साथ यही करेंगे, हमारा बेटा अपने बाप को देखेगा वो भी यही करेगा, तो उसको लगता है तो हो ही रहा है, तो कोई गलत चीज थोड़ा, इट इज नॉर्मल। अभी जिस डोमेस्टिक वायलेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, मारपीट की, ये बहुत एक्सटेंट की बात है। ये चीज़ें यहाँ से नहीं शुरू होती हैं, ये चीज़ें बहुत सॉफ्टली शुरू होती हैं और बहुत ही स्वीट पॉइजन का काम करती हैं। ये आपको स्टार्ट हो सकता है कि मान लो आप कहीं पब्लिक प्लेस पे हो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ, या इसको जेंडर सेंट्रलाइज नहीं करते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ हो और आपको वो बड़े काफ़ी जगह पे आपको वो जोर से बोलता है शट अप। तो ये एक, इन सारी चीजों को इग्नोर करना ही डोमेस्टिक वायलेंस को पनप देता है। जैसे अभी ये बोली, इसका एक एग्जांपल हम अभी देना चाह रहे थे कि मान लीजिए हम और प्रशांत सर बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन प्रशांत सर हमको बीच में थोड़ा सा बेइज्जती कर दिए, थोड़ा सा हम उस चीज को मजाक में लिया, चलो कोई बात नहीं, बेइज्जती कर दिए। फिर अगले दिन वो और बेइज्जती करने लगे, फिर ऐसे करते करते उनका वो आदत बन जाएगा कि वो मेरा बेइज्जती करेंगे और हम इस चीज को मान लेंगे कि चलो ठीक है, एग्जाम्पल ही है ना। हाँ सर, ये एग्जाम्पल है। हाँ, तो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस भी कुछ इसी तरह का होता है, थोड़ा सा स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे उस चीज को वो अपना लेती है कि चलो ठीक है यार, ये हो ही रहा है। जैसे कोई चीज किसी के ऊपर बहुत डोमिनेट करने लगता है, तो इसी चीज से शुरुआत होता है। बहुत बात करें, now let's talk on the law। अभी एक मिनट पहले जब आप लोग डाउरी का डेटा दे रहे थे तो मैं उसका आपको सबसे रीसेंट डेटा बताती हूँ जो एनसीआरबी का है, 2019 में रिलीज हुआ है। बिहार इज द सेकंड हाईएस्ट इन नंबर ऑफ डाउरी डेथ्स एंड मर्डर्स। ये चीज ना तब बदली थी, ये चीज ना तब बदली थी ना अब बदली है। तो अभी हम लोग, जैसे आपने कहा, लॉस के बारे में बात करेंगे।
बहुत सारी चीजों में है सर, और सारी गलत चीजों में है एक्चुअली, मोस्ट ऑफ द गलत चीजों में है। मोहित आप बताइए लॉस क्या क्या है इस चीज के लिए? और ये एक रिक्वेस्ट रहेगा मुझे आपसे, एकदम तफसील से बताइए, एकदम पूरा गांव हम के लोग लॉ जानते ही नहीं, तो एकदम पूरा हम अच्छे से पूरा एकदम एक्सप्लेन करके हम बता रहे हैं। लोगों का घर की बात है। हाँ जी जी। तो 2005 में एक बिल आया था, महिला संरक्षण अधिनियम, जिसको 2005 में लाया गया था, और इसमें उसका पूरा परिभाषा लिखा गया था। हम पूरा परिभाषा एक एक लाइन बता दे रहे हैं हाँ, कि सबको अच्छे से समझ में आएगा। परिभाषा में लिखा गया है कि प्रतिवादी का कोई बर्ताव भूल या किसी को काम करने के लिए नियुक्त करना घरेलू हिंसा में माना जाएगा। अब इसके कई सारे पार्ट बनाए गए हैं, जैसे क्षति पहुंचाना या जख्मी करना, उसको मारना, यानी कि उसको शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे भावात्मक, जैसा इमोशनल बात ही हो रहा था, और शारीरिक शोषण सबसे बड़ा चीज है कि ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा, रिश्तेदार भी इसमें आते हैं। सुनिए, दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए, मतलब दहेज मांगना तो अवैध ही है, तो यहाँ पे मतलब अगर दहेज का मांग हो रहा है और तब से ये अवैध है, तो अगर इस दहेज की मांग होती है वहां पर, तो ये भी अवैध है, मतलब अधिनियम का उल्लंघन होगा, जो नियम है उसके अनुसार। इसके साथ उसको घायल करना, मारना, किसी तरीके का नुकसान पहुंचाना होगा। और यहाँ पर मैं खास कर कहूंगा कि महिला अधिनियम संरक्षण है, मतलब यहाँ पर बार बार शैली जी कह रही हैं कि हम जेंडर सेंट्रलाइज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये बिल जेंडर सेंट्रलाइज्ड है। शैली जी, इस बात का मैं जवाब इस तरह से देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कहा कि ये जेंडर सेंट्रलाइज नहीं है, ये मेल पे भी होता है, पर फीमेल के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं कंपैरेटिवली, मतलब मेल से। तो शायद हो सकता है कि ये बिल इसी वजह से फीमेल की तरफ ज्यादा झुकाव है इस बिल का। अच्छा, अभी हम लोग लॉस की बात कर रहे थे, तो सर आप लोग सब वाकिफ है मैरिटल रेप टर्म से? सर मैरिटल रेप ये होता है कि मेरा जो हस्बैंड है, या जो मेरा हस्बैंड ही ऑब्वियसली मेरी मर्जी के अगेंस्ट मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। सर आप लोग जानते हैं क्रिमिनलाइज्ड नहीं है, और ये क्रिमिनलाइज्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इस लॉ के जो क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें प्री अज्यूम कर लिया जाता है कि एक औरत की कंसेंट है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। इसको 1980 से, सर आज से नहीं, 1980 से औरतें मोर्चा उठा रही है कि इस चीज को क्रिमिनलाइज करना चाहिए, और इसको फिर एक लॉ बनाया गया था इसके लिए 2013 तक। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि इफ द फीमेल इज अंडर 15 तब उसको मैरिटल रेप कंसिडर किया जाएगा। अब आप इसका लूप होल समझिए, शादी करने की उम्र 18, तो जो 15 से 18 साल के बीच की लड़कियां होंगी जिनके साथ ये हो रहा है वो कहाँ जाएंगी? तो इस लॉ पे बहुत बहस हुई थी, और 2017 में एक मॉडिफाइड लॉ आया था, मतलब इस लॉ को थोड़ा बेटर किया था, अमेंडमेंट किया गया था, और उसमें वो जो एज थी मैरिटल रेप की उसको 15 से हटाकर 18 कर दिया गया। मुद्दा अब ये है कि 18 के होने के बाद हर रोज एक औरत की मर्जी है कि हाँ मेरा हस्बैंड जो चाहे मेरे साथ करे, तो ये बहुत बड़ा लूप होल है। इसके बारे में मैं आपके ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि ये सही है नहीं है, इसको क्यों क्रिमिनलाइज करना चाहिए, आपका ओपिनियन मैं बस जानना चाहती हूँ। क्योंकि क्रिटिक्स तो यही बोलते हैं कि मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के साथ इट इज प्री अज्यूम्ड दैट अ लेडी इज रेडी टू हैव सेक्स विद हर हस्बैंड एवरी नाइट। और क्रिटिक्स है इसका कि मतलब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कौन सा, मतलब एक तो हस्बैंड वाइफ के बीच तो सेक्स हो ही सकता है, वो तो बिल्कुल रेप नहीं माना जाएगा, बट कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्स मर्जी से था और कौन सा नहीं था मर्जी से। लोग ऐसा भी कहते हैं। इस पे कोई इसका पहले सौम्य का जवाब कि इस डिस्कशन की अच्छी बात यह है कि जो बात हम लोग नहीं जानते, जानने को मिलता है। मैरिटल रेप टर्म हम सुने थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात हमको नहीं समझ में आता था, और अगर जो आप कह रही हैं ऐसा है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि लड़की का कॉन्सेंट जरूरी है। सृष्टि का सवाल का जवाब मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम समझा दे रहे हैं कि अब इस मान लीजिए कि ये उस पति को पता होगा, राइट, कि जब वो सेक्स कर रहा है तो इट इज विद कॉन्सेंट और इट इज विदाउट कॉन्सेंट, लेकिन अगर मामला कोर्ट में चल जाएगा तो हमको लगता है कि प्रूव करना बहुत मुश्किल है। सर इस देश में तो एक रेप को भी प्रूफ करना बहुत मुश्किल है कि रेप हुआ या ना हुआ है, तो जितना उस मर्द को लगेगा ये बताने में कि हम गलत नहीं है, उतना उस औरत को भी प्रूफ करने में लगेगा कि मेरे साथ रेप हुआ है मैरिटल रेप में। तो एक तरीके से दोनों को उतना ही जोर लगा के प्रूफ करना पड़ेगा कि मैरिटल रेप हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन हम कुछ कहना चाहेंगे कि लेकिन कानून तो है महिला के लिए। अब जैसे कि पुरुषों का हम बात कर लें तो मान लीजिए कि अगर 18 साल से, मतलब नाबालिग अगर पुरुष है, अगर उसके साथ कोई हिंसा होता है
तो उसको घरेलू हिंसा माना जाता है। अगर नाबालिग भी है, उसका शादी हो गया, अगर बाई चांस हम मान लेते हो तो कानूनन जुर्म है, लेकिन अगर हो गया है तो घरेलू हिंसा नहीं माना जाएगा, उस पर कोई भी अत्याचार हुआ तो। और शादी के बाद का तो बात ही अलग है, उसके बाद कोर्ट मानता ही नहीं है कि वो घरेलू हिंसा का मतलब वो हो सकता है घरेलू हिंसा का शिकार। तो पुरुषों के लिए तो कोई ऐसा कानून है ही नहीं। इसका एक डेटा है मेरे पास, मैं बस पढ़ के बताती हूँ। अगर प्रेमिका या पत्नी खुदकुशी करने की धमकी देती है आपको, अगर वो आपको इमोशनली इस तरह से टॉर्चर कर रही है कि अगर आप मेरी ये बात नहीं मानते हैं तो हम सुसाइड कर लेंगे, और हो सकता है कि सुसाइड का अटेम्प्ट के चार्जेस हम आप पे लगा दें, तब ये बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो आप इस पर आईपीसी धारा 503 और 506 के तहत केस दर्ज करा सकते हैं। तो एक है कि आदमी भी डोमेस्टिक वायलेंस का, इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कर सकते हैं। मेन के साथ जहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस का बात है, हमको लगता है कि मेन जो होते हैं ना, उनको मतलब पता ही नहीं चलता है कि मेरे साथ वायलेंस हो रहा है, वो लोग सह लेते हैं खुद में। आप क्या सोचते हैं? फीमेल को भी नहीं पता चलता है ठीक starting है, में। एक्चुअली हम तो इस मुद्दे से अग्री नहीं है, क्योंकि मतलब आप ना आपसे हमको लगता है कि पहले तो मेल के साथ, मतलब लड़का या मर्द के साथ फिजिकल वायलेंस 1% होता होगा, ठीक है। हाँ, अब उस पे आ रहे हैं, अब आ रही है इमोशनल पे। तो इमोशनल वायलेंस इसलिए काउंट नहीं होता है कि वही बात है कि सदियों से चला आ रहा है कि पुरुष पर कमा कर खिलाएगा, हम लोग कमा कर खिलाते हैं। हम लोग डिस्कस करने बैठे हैं, लड़कियों की दिक्कतों को तो वही कर लेते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जितने भी केसेस आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, उनमें से 2% होते हैं मर्दों के लिए, 2% होते हैं मर्दों के। अब सर लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंस है, 98% केसेस आ रहे हैं, फिर भी लोग इसके बारे में अनअवेयर हैं, इसलिए बात करना जरूरी है। कि जैसा सर अभी बोले कि ऐसा सदियों से चला रहा है, मानते हैं, लेकिन जो मर्द है उनको शुरू से ही ऐसा बनाया गया है कि यार तुमको रोना नहीं है, तुम बहुत स्ट्रांग हो। इमोशंस तो उनके अंदर भी होते हैं, बट उन लोग को शुरू से ही ऐसा बनाया ना कि वो नहीं बताते। जैसे बोर्डिंग स्कूल, ये सब जगह बहुत रेप होता है, लड़कों का भी रेप होता है। और इतना चीज बता दे कि लड़कों का ज्यादा रेप होता है, लड़कियों से ज्यादा लड़कों का रेप होता है। आप नेट पे देख ले, लड़कों का रेप मतलब जैसे नहीं, एक सेकंड, सॉरी, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट, हाँ सेक्सुअली असॉल्ट, मेरा मतलब वही था, सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है, ठीक है। तो उनको शुरू से ऐसा बनाया जाता है कि वो लोग नहीं बताते हैं। जैसे हाँ, मैं यही बोलना चाह रही थी कि हम लोग टॉपिक से कि एक चीज मैं बस बोल दूं कि हम लोग उसी समय से बात कर रहे हैं, तो केवल घरेलू हिंसा का जब बात हो रहा है तो हम लोग चले जा रहे हैं शादीशुदा वाली जिंदगी पे। लेकिन 2005 का जो कानून है वो कहता है कि विवाहित या अविवाहित, मतलब अगर लड़की भी हो, उसका शादी नहीं हुआ है, वो हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, बहन हो, कोई भी हो, शादी नहीं हुआ है, उस पर कोई होता है, अगर कुछ भी होता है वायलेंस, तो वो भी इस कानून के अंदर आता है। और नॉट जस्ट फैमिली रिलेटिव्स, अगर मैं किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हूँ तो वो सारे लॉज उस पर भी अप्लाई होंगे अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है तो। अमन सर, आप कोई केसेस बता सकते हैं ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो आपने अपने रिपोर्टिंग के एक्सपीरियंस में कभी देखे हो, कि कोई बहुत ऐसा केस रहा जो आपके दिमाग में रह गया? बस आमतौर पर जब हम लोग फील्ड में निकलते हैं ना, तो बहुत सारा ऐसा केस मिलता है, बहुत सारा ऐसा केस मिलता है। हम शुरू से बोल रहे हैं कि सर्वव्यापी केस है, हर जगह मिलता है। लेकिन मेरा पर्सनल जो एक है ना, वो बहुत दर्दनाक है। हुआ ये था कि हम गए हुए थे कि सब गांव में थोड़ा घूम कर चेक कर रहे थे, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे किसके पास राशन कार्ड है, किसके पास नहीं है राशन कार्ड। तो हम लोग घर घर जाके चेक कर रहे थे। तो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी था, जैसे ग्रामीण क्षेत्र बताया तो अति पिछड़ा इलाका था, झुग्गी झोपड़ी था। झुग्गी झोपड़ी में हम घुस के पूछ रहे थे कि आपके पास राशन कार्ड है, आपको अनाज मिल रहा है, मतलब क्या जमीनी हकीकत है इस बात का कि राशन कार्ड कितना लोगों के पास है। तो हम पूछ रहे थे, हर घर में पूछ रहे थे। तो हम बगल वाली एक घर था, उसमें गेट लगा हुआ था अंदर से। तो हम बोले कि इस घर में कोई है? तो महिला बोले कि हाँ है। तो हम बोले, पूछे क्या काम है? तो हम बोले कि जैसे आपसे पूछे वैसे हम उनसे भी पूछ लेंगे कि आपके पास राशन कार्ड है कि नहीं है। तो महिला बोले कि वो नहीं बताएगी। तो हम बोले काहे नहीं बताएगी? तो बोले कि उसका पति उसको मारा है, इसलिए वो बीमार पड़ गई है, तो नहीं बताएगी। तो बोले कि आप वहाँ मत जाइएगा, थोड़ा सा वहाँ माहौल गर्म है। हम बोले कोई बात नहीं, चले जाएंगे हम। मेरे पास ID कार्ड था, हम चले गए। हम गए वहाँ पे, गेट में आवाज़ लगाए तो उधर से कराहते हुए आवाज़ निकलता है, कौन है? पहले तो आवाज़ सुन के, मतलब पहले ही सुन रखे थे कि मारपीट हुआ, तो आवाज़ सुन के थोड़ा सा वो इमोशनल थोड़ा सा वो होने लगा अंदर से। हम बोले कि पूछ रही कौन है, तो हम बताए कि ऐसे ऐसे पत्रकार हैं, आपसे मिलना है थोड़ा सा। तो उधर से जब वो उठ के आई और जैसे गेट ऐसे खोली ना, मतलब हमको लगा कि हम अब रो दें, ऐसा उसका केस था। मतलब उसको आप समझिए कि पूरा उसका जबड़ा यहाँ से जो था ना, यहाँ पूरा एकदम लटक गया था, ठीक है, पूरा लटक गया था। आँख एकदम पूरा इतना फूल गया था, सूज गया था पूरा एकदम। माथा पे पट्टी बांधा हुआ था और पूरा हाथ में एकदम नोचा हुआ था, मतलब समझिए। और वो उस हालत में, वो समझिए कि बेड पे सोई हुई थी अकेले, उसका पति नहीं था। पूछे पति कहाँ है?
बोला कि रात में मार पिटाई हुआ, उसके बाद वो चला गया। उसके बाद हम क्या मतलब राशन कार्ड का वो करते, मेरा इतना वो हो गया कि हम उनको पहले बोले कि आप हॉस्पिटल चलिए, उसके बाद उनको ले जाके थोड़ा बहुत जो दवाई ववाई था हम अपने तरफ से किए, उसके बाद हम लोग चले आए। ये बहुत 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 ज़्यादा वो है भयंकर। अब हम इस वीडियो के अंत पे पहुंच चुके हैं और मैं टेबल पे बैठे हर किसी से बस एक तरीका पूछना चाहूंगी कि इस चीज में बदलाव कैसे लाए जा सकते हैं। अमन सर, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, इसका भी 4-5 पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पीड़िता को जो समर्थन दे रहा है उसका एक चेन बनाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारा एनजीओ होता है, ठीक है, वो एक ऐसा चेन बनाना पड़ेगा। दूसरा बात, जितने भी लोग आस पड़ोस में रहते हैं उनको इस बात के लिए सजग रहना पड़ेगा कि हम अगर मेरे घर के बगल में किसी औरत को पीटा जा रहा है तो हम उसको नहीं सहेंगे। यानी कि उस जो पड़ोसी है उसको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा अपने पड़ोसी को कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो तुम मेरे पास आके बोल सकती हो। दूसरा ये है कि लोग गवाही देकर मदद कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी पीड़िता गई कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में गई तो ऑब्वियस है कि अगर मेरे खिलाफ मेरी पत्नी जा रही है कोर्ट में तो मेरे आसपास के लोग ही गवाह होंगे। मेरे आसपास के लोग मेरे विरोध में गवाही क्यों देंगे? मेरे आसपास के लोग गवाही क्यों देंगे? इसलिए लोग मुकर जाते हैं। तो लोगों को गवाही देना चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा बात है, ये हमको लगता है कि इसको संभालने के लिए एक पीढ़ी पहले भी जाना पड़ेगा और एक पीढ़ी बाद का भी सोचना पड़ेगा। पहले इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि अगर हम अपने घर में देखेंगे कि मेरे पिताजी मेरी माँ को मार रहे हैं तो हम उस चीज़ को सीखेंगे। इसलिए एक पीढ़ी पहले भी जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और एक पीढ़ी बाद इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि हम इस बात का ख्याल रखें कि हम मतलब ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना करें कि मेरा बेटा देख के उसको मेरे संस्कार जो मतलब हम उसको कुसंस्कार देंगे उसको आगे बढ़ाए। बस यही सेम बात मैं भी कहूंगा कि किसी एक महिला के जागरूक होने से नहीं ठीक होगा, पूरे के पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। बस वही बात कि आसपास के जो लोग हैं अगर वो मतलब चाहे सहायता करें तो नहीं हो सकता है कि ऐसे मैं जाके पीट दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, जैसे आपने बात किया कि शायद अमन सर ने कहा कि महिला को डर होता है कि पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान समाज है, तो उसको अलग थलग कर दिया जाएगा। तो पुरुष को भी तो ये डर हो कि हाँ, अगर महिला के साथ वो ऐसा कर रहा है तो वो भी अलग थलग हो सकता है। तो ये समाज में ऐसी भावना आनी चाहिए और ऐसे सही हो सकता है अगर कोशिश किया जाए तो। मेरे हिसाब से रिलेशनशिप के जो स्टार्टिंग फेजेस में रेड फ्लैग्स होते हैं उन्हीं को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। वो एक आवाज उठाना, वो एक बदतमीजी करना और चीजों को वहीं से समझाना शुरू करना चाहिए कि ये सही नहीं है। क्योंकि अगर शुरुआत में ही उस चीज को रोक दिया जाएगा तो बात मैरिटल रेप्स और मर्डर्स तक जाएगी ही नहीं। तो शुरुआत से ही चीजों को संभाल लेना चाहिए। मेरे ख्याल से आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया तो सब देखा है, तो बस उसमें जो मारती है जॉनी लीवर को, जैसे अगली बार सही में सही बात है भाई, वैसे ही मारो क्योंकि आदमी सब ढीठ है। हाँ, तो डोमेस्टिक वायलेंस की अवेयरनेस के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि पटना में एक एनजीओ है सहयोगी जो इसके लिए काम कर रहा है। उस एनजीओ की एक मेंबर से कल मैंने फोन पे बात की थी और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे केसेस के बारे में बताया, वो शायद अभी मैं डिस्कस करूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, पर आप लोग देखिए वो सहयोगी के बारे में, वो सच में हेल्प करते हैं। वो स्टार्टिंग फेजेस में काउंसलिंग देते हैं, आपके घरों में जाके आपको काउंसलिंग देते हैं। पर ये बात है कि जब तक आप नहीं आगे बढ़ेंगी कोई भी एनजीओ आके आपको सहायता नहीं देगा। दूसरी बात एक मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है उस पे आंख बंद करके भरोसा ना करें। अगर आपको कहीं भी इनिशियल स्टेजेस में ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर वायलेंस किया जा रहा है, आप सबसे पहले अपनी जितनी जरूरी चीजें हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, जैसे आपके सर्टिफिकेट्स, जैसे आपकी जो भी पर्सनल चीजें हैं जो आपको आगे की लाइफ में काम देंगे, आप उसको सबसे पहले एक जगह संभाल के रखें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको वहां से निकलना है तो आप निकलने के बाद सबसे पहले एक ऐसी जगह देखिए, चाहे वो आपके क्लोज फ्रेंड हो। बहुत से केसेस में फैमिली साथ छोड़ देती है, ये बात मैं सुना है मैंने। तो आप कुछ ऐसे क्लोज फ्रेंड्स को देखिए, या मंदिर या कुछ भी ऐसा, पुलिस स्टेशन पहले दफा जाना सही नहीं है। तो आप सबसे पहले अपने फ्रेंड्स की जगह एक सिक्योर प्लेस अपने लिए ढूंढिए और उसके बाद फिर आगे आपको क्या करना है, आप किसी एनजीओ में जाइए, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, आपको जहां जाना है जाइए। और एक लास्ट लाइन मैं आपको बस बोलना चाहूंगी कि आपको कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा थाली में परोस के नहीं मिलेगा जब तक आप खुद आगे उठ के इस पे सवाल नहीं खड़े करेंगे, जब तक आप खुद अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, आपको आजादी नहीं मिलेगी इस चीज से। मतलब ये जवाहरलाल नेहरू का आजादी का भाषण था, ये वाकई अच्छा था। हाँ, तो मेरा टर्न है अब। तो नीतीश और वरुण यहाँ पे आए, खड़े हो जाइए। जो भी हमारी टीम के मेंबर से पीछे आए, खड़े हो जाइए। पप्पू भी, आप भी झटाझट आइए। अंकित जी कहाँ हैं? अच्छा, अंकित जी नहीं, आप आइए ना। वरुण जी आप आइए। तो हमारा हिसाब यही रहेगा
की शुरुआत घर से होती है। मोहित, अमन, प्रशांत राय, नीतीश और वरुण, हम ये वादा करते हैं पर्सनली कि हम किसी भी लड़की को बेमतलब का आज के बाद ऊंची आवाज में बिल्कुल डांटेंगे। सौम्या को हमेशा बोलते रहेंगे, सृष्टि को बोलते रहेंगे, शैली कर गलत करेगी तो समझाते रहेंगे। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, जो उसका रूट कॉज जिससे शुरू होता है, बेमतलब का गरियाना, थपड़ा देना, माथा लेके, अमन को बताया था कि माथा लेके डलाया था दीवार में, ऐसा कोई भी काम हम अपने जीवन में नहीं करेंगे। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमसे कमेंट्स में जरूर डिस्कस करें, और ऐसे कोई भी मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि लोगों को खुलकर बात करनी चाहिए, आप वो मुद्दे हम तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि मैं हमेशा आप सबसे ये कहती हूँ, कोई और सुने नहीं सुने, जनता जंक्शन आपकी बात जरूर सुनेगी। मैं हूँ सौम्या राठी, कैमरे के पीछे है वरुण झा, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।